Hello everyone. So today the topic for revision is shoulder dystocia, right? So this subtopic shoulder dystocia is coming under the main topic, that is obstetric complications, right? So we'll be doing revision for this particular topic today. So let's start with it. Introduction. So shoulder dystocia, as we all know, what happens in shoulder dystocia is the baby's shoulder is lodged in the mother's pelvis, right? So we are like applying some additional obstetric maneuvers to release the shoulder after gentle downward traction has failed, ठीक है, जिसमें हमें additional obstetric maneuvers का use करना पड़ता है, ठीक है. Then it occurs when the fetal anterior shoulder, or less commonly the posterior shoulder, impacts against the maternal symphysis or sacral promontory फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है. और होता ये ज़्यादातर किस में है, एंटीरियर शोल्डर में. ज़्यादातर इम्पैक्शन किसकी होती है, इंटीरियर शोल्डर की. एंड समटाइम्स पोस्टीरियर शोल्डर ऑल्सो इम्पैक्ट्स अगेंस्ट द मैटरनल सिम्फिसिस और सैक्रल प्रोमोटरी फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ द हेड, ठीक है. It is an obstetric emergency and one of the most frightening event in the labor room. So as I have already told you that this particular topic is coming under the topic that is obstetrical complications. So it is an obstetric emergency which is one of the most frightening event in the labor room, and it is unpredictable and even unpreventable, ठीक है. ये इसे आप पहले से कई बार प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाते हो, एंड इसे प्रिवेंट करना भी जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, राइट. देन नेक्स्ट कम्स calm and effective management of this emergency is possible with recognition of the impaction and institution of specified maneuvers, ठीक है. इस पर्टिकुलर एमरजेंसी को आप मैनेज कर सकते हो कामली एंड इफेक्टिवली. कैसे, पहले से अगर आपको पता चल जाए कि देयर आर चांसेस ऑफ शोल्डर इम्पैक्शन, ठीक है, एंड बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड मैन्यूवर्स. वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मैन्यूवर्स जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं टू डिलीवर अ इम्पैक्ट शोल्डर. So incidence rate is 0.2 to 3% of all the vaginal deliveries. So this is the incidence rate, that is 0.2 to 3%. Then next comes clinicians should be aware of existing risk factors but must always be alert to the possibility of shoulder dystocia with any delivery, ठीक है. जो ऑब्स्टेट्रिशियंस है या जो बर्थ अटेंडेंट्स है, ठीक है, उनको पहले से पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे कि शोल्डर डिस्टॉर्शिया जो है वो हो सकता है, ठीक है. बट दे शुड ऑलवेज बी अलर्ट इन वाइल कंडक्टिंग ऑल द डिलीवरीज, बिकॉज शोल्डर डिस्टॉर्शिया जो है वो किसी भी कंडीशन किसी भी सिचुएशन में अराइज हो सकता है. Then next comes risk factors and anticipating factors, ठीक है. So only 25% of shoulder dystorcias have at least one risk factor, ठीक है. मतलब जो 25% शोल्डर डिस्टॉर्शिया के जो केसेस होंगे उनके अंदर इनमें से कोई भी, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, एक रिस्क फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है. सो दीज आर द पिक्चर्स फॉर द शेप ऑफ द पेल्विस, ठीक है. जो आइडियल पेल्विस होता है, फीमेल पेल्विस, दैट इज़ गायनाकॉइड इन नेचर. और जो पेल्विस में वेरिएशंस हो सकती हैं, दैट कैन बी एंड्रॉयड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस और प्लेटिप्लॉइड पेल्विस. ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस टॉपिक के अंदर. सो कमिंग टुवर्ड्स द मैटरनल रिस्क फैक्टर्स, ठीक है. मदर के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि शोल्डर डिस्टॉर्शिया को कॉज कर सकते हैं. सबसे पहला आएगा एबनॉर्मल पेल्विक अनाटमी, मतलब इनमें से जो है ये एंड्रॉयड, एंथ्रोपॉइड या प्लेटिप्लॉइड टाइप का पेल्विस जो है मदर का है, तो दैट कैन कॉज दिस पर्टिकुलर कंडीशन. देन नेक्स्ट है शॉर्ट स्ट्रेचर मदर, ठीक है. इफ द मदर हाइट इज़ लेस देन 5 feet, then she is prone to deliver a baby with shoulder dystocia. Then gestational diabetes mellitus. Why gestational diabetes mellitus? क्योंकि gestational diabetes mellitus वाले जो मदर होती है, ठीक है, there is a tendency कि जो उसका बेबी होगा he or she will be macrosomic. Then next comes post-dated pregnancies. Post-dated pregnancies में what happen is when the date of delivery is exceeded, है ना, by 14 days, ठीक है, and the baby has not yet delivered, तो उसे हम क्या बोलते हैं, post-dated pregnancy. Then next comes previous history of shoulder dystocia. The woman is having previous history of shoulder dystocia, then there are chances कि next delivery में भी she will deliver a baby with shoulder dystocia.
Then next comes maternal BMI is more than 30. That means that the mother is obese. ठीक है, so that can lead to this particular condition. After this comes fetal factors. Fetal factors में आपका आता है suspected macrosomia. Suspected macrosomia उस cases में होगा when the baby's birth weight will be more than 4.5 kg. ठीक है, पर देखा गया है कि अगर 4 kg भी बर्थ वेट है बेबी का, तो दैट कैन लीड टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन, शोल्डर डिस्टॉर्शिया, राइट. देन नेक्स्ट कम्स लेबर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन. ठीक है, लेबर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में आपका आता है असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी, लाइक इफ़ वी आर यूजिंग फोर्सेप्स और वैक्यूम, दैट in that case there can be chances of shoulder dystocia. Then next comes IOL. IOL stands for induction of labor. So if we are augmenting the labor, ठीक है, अगर हम खुद से ऑगमेंट कर रहे हैं, सो दैट कैन लीड टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन. नेक्स्ट कम्स प्रोलॉन्ग्ड एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. ठीक है, जो एक्टिव फेज है कब स्टार्ट होता है, व्हेन द सर्विक्स हैज़ बीन 3 सेंटीमीटर डायलेटेड. उसके बाद कौन सा फेज स्टार्ट होता है, एक्टिव फेज. तो अगर एक्टिव फेज का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, प्रोलॉन्ग्ड है, ठीक है, सो दैट कैन लीड टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन. देन नेक्स्ट कम्स प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर. सो इफ दिस सेकेंड स्टेज जो है अगर वो भी प्रोलॉन्ग है, सो उस कंडीशन में भी हम ये मतलब सस्पेक्ट कर सकते हैं कि देयर इज शोल्डर डिस्टॉर्शिया. देन सेकेंडरी अरेस्ट. ठीक है, इफ देयर इज सेकेंडरी अरेस्ट ऑफ द लेबर, सो दैट कैन बी अ रिस्क फैक्टर और एंटिसिपेटिंग फैक्टर. देन ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, अभी हमने ये डिस्कस किया, रिपीटिशन है इस पॉइंट की. ठीक है, so most of the prenatal and antenatal risk factors for shoulder dystocia are interrelated with fetal macrosomia. ठीक है, fetal macrosomia क्या है, if the birth weight of the baby is more than 4.5 kgs. ठीक है, तो अब हम उसे क्या बोलते हैं, fetal macrosomia, right? So that is considered to be a risk factor for shoulder dystocia. Then clinical fetal weight estimation is unreliable. ठीक है, clinical fetal weight estimation जो है वो unreliable है, और ज़्यादातर जो थर्ड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड स्कैन होते हैं उसमें जितना भी एस्टिमेटेड फीटल वेट आता है उसमें 10% का एरर होता है. ठीक है, तो 10% का मतलब क्या है, सपोज अगर 3.5 आया है स्कैन के अंदर बच्चे का वेट, एस्टिमेटेड वेट, तो 10% चांसेस हैं उसके ज़्यादा होने के 3.5 से, या 10% 3.5 से 10% वेट लेस होने के चांसेस हैं. ठीक है, सो एक्यूरेसी जो है वो नहीं आ पाती है. देन प्रिवेंशन, हाउ यू कैन प्रिवेंट दिस पर्टिकुलर कंडीशन. सबसे पहले तो है इसमें इंडक्शन ऑफ लेबर. ठीक है, सो अगर मदर डायबिटीज़ मेलाइटिस मदर को है और मदर जो है वो इंसुलिन में है, ठीक है, और हम लेबर को इंड्यूस करते हैं, सो दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैक्रोजोमिया. ठीक है, मतलब टाइम से पहले, टर्म से पहले ही हम उसको इंड्यूस कर रहे हैं लेबर, तो दैट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैक्रोजोमिया एंड रिस्क ऑफ शोल्डर डिस्टॉर्शिया, बट डज नॉट रिड्यूस मैटरनल और नियोनेटल मॉर्बिडिटी. ठीक है, उससे मैक्रोजोमिया के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, शोल्डर डिस्टॉर्शिया के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन उससे मैटरनल और नियोनेटल जो मॉर्बिडिटी है उसके चांसेस कम नहीं होते हैं. देन वुमेन विदाउट डायबिटीज़ मेलाइटस एट टर्म. ठीक है, एक पर्टिकुलर वुमेन है जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं है और टर्म पे है, और लेकिन उसका बेबी जो है वो सस्पेक्टेड है कि मैक्रोजोमिक होगा. ठीक है, तो उसके अंदर देयर इज़ नो सच एविडेंस टू सपोर्ट दैट शोल्डर डिस्टॉर्शिया कैन बी प्रिवेंटेड विद इंडक्शन ऑफ लेबर. ठीक है, तो उसके अंदर इतना कोई एविडेंस अभी तक स्टडीज़ में आया नहीं है कि प्रिवेंट कर सकता है इंडक्शन ऑफ लेबर शोल्डर डिस्टॉर्शिया को. ठीक है, देन नेक्स्ट कम सिजेरियन सेक्शन. सो मदर विद डायबिटीज़ मेलाइटस प्लस सस्पेक्टेड बिग बेबी शुड बी कंसिडर्ड फॉर इलेक्टिव LSCS. ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस है मदर को, प्लस उसका बेबी जो है वो भी सस्पेक्टेड है कि मैक्रोजोमिक है. ठीक है, सो दे शुड बी कंसिडर्ड फॉर इलेक्टिव C-section टू रिड्यूस द पोटेंशियल मॉर्बिडिटी. ठीक है, तो ऐसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं. देन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन नॉन डायबिटिक मदर विद सस्पेक्टेड बिग बेबी. ठीक है, अगर मदर जो है वो डायबिटीज़ नहीं है उसको प्रेगनेंसी में, ठीक है, और उसका बेबी जो है वो सस्पेक्टेड है कि साइज़ में बिग है, ठीक है, तो उनके अंदर हम ये जो है कंसिडर नहीं करते, ये वाली सीज़ेरियन सेक्शन को हम कंसिडर नहीं करेंगे. इन दैट केस वी कैन गो फॉर वजाइनल डिलीवरी. देन मोड ऑफ डिलीवरी फॉर मदर विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ शोल्डर डिस्टॉर्शिया फॉर मदर और ऑब्स्टेट्रिशियन टू डिसाइड. अगर पहले की उसकी हिस्ट्री है कि पहले भी शोल्डर डिस्टॉर्शिया होता है उसको डिलीवरी के टाइम पे, तो इस केस में फिर हम उसको नेक्स्ट टाइम सिजेरियन सेक्शन दे के प्रिवेंट कर सकते हैं पर्टिकुलर कंडीशन से, राइट. Then next comes diagnosis in labor. How you are going to make diagnosis
फॉर शोल्डर डिस्टॉर्शिया व्हेन द पेशेंट इज़ इन द लेबर, क्योंकि ये कंडीशन जो है ये पहले से हमें पता नहीं चल पाएगी, ठीक है। सिर्फ हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि देयर आर चांसेस ऑफ शोल्डर डिस्टॉर्शिया, ठीक है, बट कंफर्मेशन हमें कब होएगी? इन द लेबर रूम, ठीक है, जब पेशेंट लेबर में होगा। सो डिफ़िकल्टी विद डिलीवरी ऑफ द फेस एंड द चिन, ठीक है, जब बेबी का फेस और चिन जो होगा वो डिलीवर होने में प्रॉब्लम आएगी, सो दैट इंडिकेट्स कि शोल्डर डिस्टॉर्शिया हुआ होगा। देन हेड रिमेनिंग टाइटली अप्लाइड टू द वल्वा और इवन रिट्रैक्टिंग, दैट इज टर्टल साइन। टर्टल होता है ना जो वो अपनी नेक को अंदर डाल लेता है वापस, है ना, तो टर्टल साइन से बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हेड जो है वो डिलीवर हो जाता है बट वो वल्वा के साथ टाइटली पीछे की तरफ को रिट्रैक्ट हो रहा होता है, ठीक है। सो दैट इज टर्टल साइन, दैट इज इंडिकेशन ऑफ शोल्डर डिस्टॉर्शिया। देन फेलियर और रेस्टिट्यूशन ऑफ द फीटल हेड, ठीक है, बाहर आके जब हेड जो है डिलीवर हो जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ एक्सटेंशन, सो इट अंडरगोज रेस्टिट्यूशन, ठीक है, लेकिन इस केस में रेस्टिट्यूशन जो है वो नहीं होता। देन फेलियर ऑफ द शोल्डर्स टू डिसेंड, ठीक है, अब क्या है, हेड डिलीवर होने के बाद, ठीक है, शोल्डर्स डिलीवर होते हैं, शोल्डर्स का डिसेंट होता है, तो इस केस में शोल्डर्स का डिसेंट होगा वो नहीं होगा, ठीक है। देन ये देखिए ये टर्टल साइन है, हेड जो है वो डिलीवर हो चुका है बट स्टिल जो नेक है बच्चे की वो मदर के वल्वा के साथ रिट्रैक्ट हो रही है, पीछे की तरफ लगी हुई है, ठीक है। शोल्डर डिस्टॉर्शिया बिकम्स ऑब्वियस व्हेन द फीटल हेड इमर्जेस एंड देन रिटेक्स अगेंस्ट द पेरिनियम, कॉमनली रेफर टू एज टर्टल साइन। ये अभी हमने जो डिस्कस किया डायग्नोसिस में पहले, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स इंट्रापार्टम मैनेजमेंट। सो व्हेन द पेशेंट इज इन लेबर रूम और शोल्डर डिस्टॉर्शिया हुआ है तो आप कैसे इसको मैनेज करोगे, ठीक है। सो जब भी शोल्डर डिस्टॉर्शिया जो है वो सस्पेक्टेड हो, ठीक है, वेन एवर इट इज़ एंटिसिपेटेड, तो जो ऑब्स्टेट्रिशियन है या जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं दे आर सपोज टू स्टैंड बाय एट द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर, ठीक है। However, it is recognized that not all cases can be anticipated and therefore all birth attendants should be rated with the techniques required to facilitate delivery complicated by shoulder dystocia. लेकिन अब हर केस में हम इसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते, पहले से हम पता नहीं लगा सकते कि शोल्डर डिस्टॉर्शिया हुआ ही होगा, क्योंकि इट कैन अराइज इन एनी कंडीशन, ठीक है। तो सभी बर्थ अटेंडेंट जो कि डिलीवरी करना जानते हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल्स हैं, दे शुड बी रेडी विद ऑल द टेक्निक्स, सारे उनको मैन्यूवर्स पता होने चाहिए कि अगर बच्चे का शोल्डर जो है वो स्टक हो गया है, ठीक है, तो उसे कैसे मैन्यूवर्स के साथ उसको डिलीवर करवाना है, राइट। सो ये हेल्पर एक हमने कोड बनाया है, क्लास में भी हमने डिस्कस किया हुआ है हेल्पर, ठीक है, हेल्पर फॉर शोल्डर डिस्टॉर्शिया। तो हम इसे एक्सपैंड करेंगे। H स्टैंड्स फॉर कॉल फॉर हेल्प, E स्टैंड्स फॉर इवेल्युएट फॉर एपिजियोटमी, L स्टैंड्स फॉर लेग्स दैट गोज फॉर मैक्रोबर्ट्स मैन्यूवर, देन P स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल प्रेशर, कौन सा प्रेशर, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर हम इसके अंदर देते हैं, फंडल प्रेशर नहीं देते इस कंडीशन में, हम उससे और ज़्यादा इंपैक्शन होती है, हम कौन सा देते हैं, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर। देन E स्टैंड्स फॉर एंटर, एंटर वॉट, एंटर रोटेशनल मैन्यूवर्स, ठीक है। देन R stands for remove the posterior arm and last R stands for roll the patient to her hands and knees, right. Then first of all comes help, है ना, H का फर्स्ट क्या था, हेल्प, कॉल फॉर हेल्प। हेल्प के लिए विल कॉल द सीनियर मिडवाइफ्स, मेडिकल ऑफिसर, देन ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट और पीडियाट्रिक टीम, इन सबको हम हेल्प के लिए कॉल करेंगे। देन E स्टैंड्स फॉर, सेकेंड था ई फॉर इवेल्युएट द एपिजियोटमी, ठीक है, एपिजियोटमी का आपने नीड देखना है, वैसे तो हम एपिजियोटमी किस में देते हैं, प्राइमरी ग्रेविडा मदर में, ठीक है। सो इन केसेस में, सभी केसेस में एपिजियोटमी की जरूरत नहीं पड़ती, बट सम ऑथर्स हैव एडवोकेटेड दैट एपिजियोटमी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट इन ऑल द cases, ठीक है। सो द ऑथर्स ऑफ वन स्टडी हैव कंक्लूडेड दैट एपिजियोटमी डज नॉट डिक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी विद शोल्डर डिस्टॉर्शिया। तो एपिजियोटमी आप इस केस में दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उससे शोल्डर डिस्टॉर्शिया को आप प्रिवेंट, मतलब उससे होने वाली जो इंजरीज हैं उसको आप प्रिवेंट कर ही पाओगे, ठीक है। सो वी कैन इवेल्युएट फॉर एपिजियोटमी वेदर द पेशेंट शुड बी कंसिडर्ड फॉर एपिजियोटमी और नॉट, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ज़रूरी नहीं है कि देनी ही देनी है हर शोल्डर डिस्टॉर्शिया के केस में, ठीक है। देन नेक्स्ट हेल्प का L जो है दैट स्टैंड्स फॉर लेग, लेग में आएगा आपका मैक्रोबर्ट्स मैन्यूवर, ठीक है। इसमें लेग्स की पोजीशन जो है मदर को इस तरह से आप करने के लिए बोलोगे, इससे क्या होता है, जो पेल्विक इंक्लाइनेशन है वो एंगल जो है वो वाइड हो जाता है, ठीक है। सो इट स्ट्रेटन्स द लंबोसैक्रल एंगल, रोटेट्स द मैटरनल पेल्विस एंड इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन यूट्राइन प्रेशर एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐसा करने से जो एंगल होगा, पेल्विक इंक्लाइनेशन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, प्लस
there will be increase in the uterine pressure and there will be increase in the intensity of the contractions by this particular maneuver, Macrobert's maneuver. तो आप पेशेंट को ये वाली पोजीशन जो है वो दे सकते हैं. So this particular maneuver is single most effective intervention with reported success rate as high as 90% with low rate of complication. तो इसे सक्सेस रेट जो है मैन्यूवर से 90% है और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है. अभी बताया था आपको फंडल प्रेशर नहीं देना है, शुड नॉट बी एम्प्लॉयड, इट इज एसोसिएटेड विद एन अनएक्सेप्टेबली हाई न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन रेट एंड मे रिजल्ट इन यूट्राइन रप्चर. तो फंडल प्रेशर कभी भी हमने शोल्डर डिस्टॉर्शन के केस में नहीं देना. ठीक है. देन मैटरनल पुशिंग शुड बी डिस्करेज एज दिस में लीड टू फर्दर इम्पैक्शन ऑफ द शोल्डर. मदर को बियरिंग डाउन एफर्ट्स के लिए भी नहीं बोलोगे. क्यों? क्योंकि उससे जो शोल्डर है वो और ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे अंदर. ठीक है. देयर बाय एग्जर्बेटिंग द सिचुएशन. तो सिचुएशन हैंडल करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इफ़ मदर इज़ कंटिन्यूइंग टू बियर डाउन. तो नहीं करना है उसको नहीं बोलना है कि बियर डाउन करना है मदर ने. ठीक है. देन P स्टैंड्स फॉर सुप्रा प्यूबिक प्रेशर. सुप्रा प्यूबिक प्रेशर दोगे आप. प्यूबिस, ठीक है, प्यूबिस जो बोन होती है उसके ऊपर से आप प्रेशर दोगे जहाँ पे मॉन्स प्यूबिस होता है. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं मदर की लेग्स जो है वो फ्लेक्स करी हुई है जैसे कि मैक्रोबर्ट मैन्यूवर में था, लेकिन जो बर्थ अटेंडेंट है, ठीक है, वो इस तरह से अपने इस हैंड के साथ, ठीक है, प्रेशर पीछे एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में. ठीक है. और दूसरे हाथ से, ये देखिए, दूसरे हाथ से सुप्रा प्यूबिक प्रेशर जो है वो देगा नीचे की तरफ को. ठीक है. सो दिस इज सुप्रा प्यूबिक प्रेशर. इसको र्यूबिन 1 मैन्यूवर भी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज र्यूबिन 1 मैन्यूवर. ठीक है. सो इसमें आप कंटिन्यूस प्रेशर भी दे सकते हो या रॉकिंग मूवमेंट के साथ भी आप प्रेशर दे सकते हो. देन इट रिड्यूसेस द बाइसेक्रोमियल डायमीटर. जो बच्चे का बाइसेक्रोमियल डायमीटर होगा वो रिड्यूस होता है इससे, एज इट रोटेट्स द इंटीरियर शोल्डर इनटू द ऑब्लिक पेल्विक डायमीटर. ठीक है. इससे बाइसेक्रोमियल डायमीटर रिड्यूस होता है और बच्चे का जो बाइसेक्रोमियल डायमीटर है वो मदर के पेल्विस के ऑब्लिक डायमीटर में आ जाता है. ठीक है. जिससे कि फिर वो इजीली डिलीवर हो जाएगा. सो दिस इज र्यूबिन 1 मैन्यूवर विच कंसिस्ट ऑफ सुप्रा प्यूबिक प्रेशर. देन नेक्स्ट E stands for vaginal access. ठीक है. vaginal access में क्या है? We will insert our 2 fingers inside the along side of the neck of the baby. ठीक है. और वहाँ से फिर हम उसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं. दैट इज vaginal access. ठीक है. देन R stands for रिमूवल ऑफ हेल्पर का जो फर्स्ट वाला R था, दैट इज रिमूवल ऑफ पोस्टीरियर आर्म. ठीक है. तो इस तरह से जैसे हमने विजाइनल एक्सेस किया, नेक के साथ साथ हमने फिंगर्स को अंदर इंसर्ट किया. वी विल ग्रास्प द पोस्टीरियर आर्म. ठीक है. पोस्टीरियर आर्म को हम ग्रास्प करेंगे, है ना, इस तरह से. पहले हम इस तरह से उसको ऊपर की तरफ को प्रेशर जनरेट करेंगे लाइक इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. उससे क्या होगा, फिर हम बच्चे की जो फिस्ट होगी उसको पकड़ेंगे. ठीक है. फिस्ट को पकड़ के हमने बाहर की तरफ को निकालना है लाइक इन दिस पिक्चर. ठीक है. सो दिस इज रिमूवल ऑफ पोस्टीरियर आर्म. दैट इज डन. देन लास्ट है रोल द पेशेंट टू हर हैंड्स एंड नीज. ठीक है. अगर ये सारे मेथड जो है वो फेल हो जाते हैं तो इन सभी मैन्यूवर्स को रिपीट करना है. देन यू आर सपोज टू रोल द पेशेंट ऑन हर हैंड्स एंड नीज. और इसका क्या है, 83% सक्सेस रेट है इन 1 केस सीरीज. ठीक है. तो इसका भी सक्सेस रेट अच्छा है, रोलिंग द पेशेंट ऑन हर हैंड्स एंड नीज. सो नेक्स्ट आता है लास्ट रिजॉर्ट मैन्यूवर. सपोज इसके साथ भी अब बेबी का जो है वो डिलीवरी नहीं हो पा रहा है. ठीक है. अभी भी जो शोल्डर है वो डिसलॉज है, राइट. एंड so that in that case we will go for either of these 3 maneuvers: cleidiotomy, symphysiotomy and Zavanelli maneuver. ठीक है. ये हम कब करेंगे? when the baby is dead. ठीक है. fetal distress की वजह से बेबी अगर डेड हो चुके हैं और डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तब हम इनमें से कोई प्रोसीजर जो है वो यूज़ करेंगे. सबसे पहले आता है आपका सिम्फिजियोटमी. ठीक है. सिम्फिजियोटमी में हम क्या करते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस जो ज्वाइंट होता है उसको हम कट करते हैं. ठीक है. has been suggested as a potentially useful procedure both in the developing and developed world. High incidence of serious maternal morbidity and poor neonatal outcome. After delivery, the birth attendant should be alert to the possibility of PPH and 3rd or 4th degree perineal tear. ठीक है. तो इस प्रोसीजर को करने के बाद ध्यान देना है फॉर पोस्टमार्टम हैमरेज. पेशेंट को ऑब्जर्व करना है फॉर पोस्टमार्टम हैमरेज एंड फॉर दिस
द पेशेंट may develop third or fourth degree perineal tear following this particular procedure, that is symphysiotomy. ठीक है, और क्लीडियोटमी तो पता है आपको, ठीक है, ये क्लास में करवाया हमने डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस में. क्लीडियोटमी में क्या करते हैं हम, हाँ, जो शोल्डर गर्डल होगा उसको हम कट करके डिलीवर करते हैं, ठीक है, क्लीडियोटमी में. Then has Zavinelli maneuver. So cephalic replacement of the head and delivery by C-section has been described, but success rates vary. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो हेड डिलीवर हो जाता है बाहर उसको हम वापस अंदर रिप्लेस करते हैं और फिर डिलीवरी किससे कराते हैं, C-section पे. Zavinelli maneuver may be most appropriate for rare bilateral shoulder dystocia. तो उस केस में हम करते हैं इसको ज़्यादा अगर दोनों शोल्डर्स जो हैं वो इम्पैक्ट हो रखे हैं, एंटीरियर शोल्डर भी और पोस्टीरियर शोल्डर भी लॉज्ड है. The maternal safety of this procedure is unknown, however, should be borne in mind knowing that a high proportion of fetuses have irreversible hypoxia acidosis by this stage. ठीक है, so इस स्टेज तक आते आते जब तक कि हम जेविनली मैन्यूवर तक पहुंचेंगे तो ज़्यादातर फीटसेस जो है वो क्या डेवलप कर लेते हैं, हाइपोक्सिया एसिडोसिस, ठीक है, ड्यू टू फीटल डिस्ट्रेस. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को करने के लिए मतलब वी आर नॉट श्योर, ठीक है, कि इससे मैटरनल सेफ्टी कितनी है. सो लास्ट ये हमारा बचता है ऑप्शन करने के लिए. ठीक है, तो ये सारा फ्लो चार्ट है जो भी हमने डिस्कस किया, उसी पॉइंट को डिस्कस कर रहा है ये. सबसे पहला कॉल फॉर हेल्प है, देन मैक्रोबर्ट्स मैन्यूवर जिसमें हम थाइस को एब्डोमेन पे फ्लेक्स कर देते हैं, देन सुप्रा प्यूबिक प्रेशर लगाते हैं जिसे हमने क्या बोला है, र्यूबिन 1 मैन्यूवर. ठीक है, देन एपिजियोटमी के लिए कंसिडर करेंगे अगर लगेगा हमें. ठीक है, देन वी कैन ऑल्सो गो फॉर इंटरनल मैन्यूवर्स. ठीक है, इंटरनल मैन्यूवर्स आपका एक पॉइंट रही मिस हो गया. इंटरनल मैन्यूवर्स में क्या होता है, र्यूबिन 2 मैन्यूवर हम लगाते हैं. रूबिन ट्यूब में क्या करते हैं, जैसे र्यूबिन 1 में पोजीशन देते हैं ना पेशेंट को, सेम वैसे ही पोजीशन हमने देनी है. ठीक है, बट इसके साथ साथ हम इंटरनल रोटेशनल मैन्यूवर भी करते हैं. बच्चे की आर्म को पकड़ के ना उसको रोटेट करते हैं 180 डिग्री एंगल्स पे. ठीक है, तो दैट इज़ वुड स्क्रू मैन्यूवर. ठीक है, और उससे फिर हम पोस्टीरियर आर्म को डिलीवर कर लेते हैं. राइट, सो ये फ्लो चार्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया, उसी का है ये समरी. और अगर इनमें से कोई भी मेथड जो है वो काम नहीं आता, सभी फेल हो जाते हैं, देन कंसीडर ऑल द 4 पोजीशंस इफ़ अप्रोप्रिएट और रिपीट ऑल द अबव अगेन. ठीक है, या हम चारों पोजीशंस को कंसिडर करेंगे या फिर जो भी हमने ऊपर भी परफॉर्म किया है सारे को हमने एक बार रिपीट करना है. एंड स्टिल इफ इट फेल्स टू डिलीवर द बेबी देन वी विल कंसिडर क्लीडियोटमी और ज़ेविनली मैन्यूवर और सिम्फिजियोटमी. ठीक है, देन कम्स दी कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, सबसे पहले आती है मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस. मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में आता है आपका पोस्टपार्टम हेमरेज. ठीक है, पीपीएच होने के चांसेस हैं, देन 3rd और 4th डिग्री चांसेस हैं टीयर होने के, देन यूट्राइन रप्चर के चांसेस है, सिम्फिजियल सेपरेशन और डायथिसिस. ठीक है, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट है वो सेपरेट होने के चांसेस हैं, और देन रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला फॉर्म में होने के चांसेस हैं. ठीक है, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला का मतलब क्या है, देयर विल बी एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द रेक्टम एंड द वेजाइना. देन नेक्स्ट कम्स फीटल कॉम्प्लिकेशंस. फीटल कॉम्प्लिकेशन में ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हो सकती है. ठीक है, तो बेबी का जो ऐसे आर्म जो होती है वो इस तरह से रह जाती है फॉर रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ. ठीक है, देन क्लाविकल फ्रैक्चर के चांसेस हैं, फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस बोन, देन फीटल हाइपोक्सिया, द बेबी कैन डेवलप हाइपोक्सिया. ठीक है, देन इवन इट कैन लीड टू फीटल डेथ ड्यू टू फीटल डिस्ट्रेस. ठीक है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो अराइज हो सकती हैं. देन कम्स रिस्क फैक्टर्स फॉर परमानेंट ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी. ठीक है, परमानेंट ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी किन किन के अंदर होने के चांसेस हैं, अगर बच्चे का वेट जो है वो 4.5 kg से ज़्यादा है और मदर को जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस है, और ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज द मदर हैज़ अंडरगॉन प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज, और इफ़ शी हैज़ अंडरगॉन ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी, मतलब कि फोर्सेप्स या वेंटोस का इस्तेमाल करके बेबी को डिलीवर करवाया गया है, देन शोल्डर डिस्टोशिया के अंदर 94% चांसेस हैं कि जो बेबी बॉर्न होगा उसको परमानेंट ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी होने के चांसेस हैं. ठीक है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. देन कम्स डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉर्ड टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द हेड. ठीक है, जो बेबी का हेड है वो कब डिलीवर हुआ है, ठीक है, वो हमने रिकॉर्ड करना है. देन डायरेक्शन द हेड इज़ फेसिंग आफ्टर रेस्टिट्यूशन. ज़्यादातर क्या होता है जब बेबी रेस्टिट्यूट होता है, ठीक है, तब
उसका जो फेस होता है वो मदर के थाई की तरफ होता है, ठीक है। तो हमने इसमें नोट करना है कि बच्चे का जो हेड है वो किस डायरेक्शन में है। देन मैन्यूवर परफॉर्म देयर टाइमिंग एंड सीक्वेंस, ठीक है। कब आपने कौन सा मैन्यूवर परफॉर्म किया, उसका क्या टाइमिंग था, किस सीक्वेंस में आपने परफॉर्म किया, पहले कौन सा किया मैन्यूवर, देन सेकेंड अटेम्प्ट कौन सा मैन्यूवर था, थर्ड अटेम्प्ट कौन सा वाला मैन्यूवर था, ठीक है। तो उसको नोट करना है, उसका टाइमिंग नोट करना है। देन टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बॉडी, फिर हेड के बाद डिलीवरी कब डिलीवरी हुई उसका टाइम नोट करना है, बॉडी कब डिलीवर हुई उसका टाइम नोट करना है। देन स्टाफ इन अटेंडेंस एंड द टाइम दे अराइव, ठीक है। स्टाफ की अटेंडेंस एट व्हाट टाइम दे हैव अराइव, ठीक है, वो सब हमने नोट करना है। अपगार स्कोर तो रिकॉर्डिंग करना ही करना है। देन अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड एसिड बेस मेजरमेंट, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड क्यों हमने लेना है बेबी का, टू डिटेक्ट दिस पर्टिकुलर कंडीशन दैट इज हाइपोक्सिया एसिडोसिस, फीटल एसिडोसिस जो डेवलप कर सकता है फीटस, ठीक है। उसको मेजर करने के लिए वी विल collect this umbilical cord blood sample to measure the acid base measurements of fetal blood, right? So this was a revision session. Still, if you are having any doubts, you can ask me anytime via messages or calls, ठीक है। Thank you so much for listening. Thank you.